हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 10 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, किस राज्य में ढक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनिमुड़ी स्थित है? तो जो स्थित है वो है केरल में, यानी कि अनईमुड़ी यानी अनामुदी प्राय द्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 2695 यानी 2695 है, जो कि अनमलाई पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और जो कि केरल राज्य में है, और ढक्कन का पठार 6 राज्यों में फैला हुआ है। अगला है, महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग में से संबंधित थी? तो जो भाग से संबंधित थी वो है दक्षिणी, यानी कि मैं आपको बता दूं कि अंडाल यानी कि तमिल दक्षिण भारत की संत महिला थी, और वो 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला है। और उन्होंने राजस्थान की प्रज्ञात कृष्ण भक्त कवित्री मीरा से तुलना करते हुए दक्षिण की मीरा कहा जाता है। और इसका जन्म जो है विक्रम 770 में हुआ था, विक्रम संख्या 770 में हुआ था। और इन्होंने अपना विवाह जो है भगवान श्री रंगनाथ के साथ रचाया, और उसी तर्ज में जो है प्रतिवर्ष दक्षिण मंदिरों में विवाह उत्सव मनाया जाता है। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? तो जो उनसे संबंधित है वो है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, यानी कि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र जो है वो एक शाखा है, और जिसमें दुनिया भर की जो है राष्ट्रीय स्थानीय पर्यावरण नीतियों और आर्थिक प्रभावों के सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, और जिसमें विशेष मुद्दे जैसे वायु प्रदूषण, पानी की गुणवत्ता, विषाक्त पदार्थ, ठोस अपशिष्ट, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे निपटने के बहुत सारे क्या है वैकल्पिक पर्यावरण नीतियों के लागत और लाभ भी शामिल है। निम्न में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी? तो जो पुस्तक लिखी वो थे मिनहाज उस सिराज। ये जो थे वो इन्होंने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक की रचना की फारसी भाषा में की थी, और इन्होंने 13वीं शताब्दी में इस पुस्तक की जो है रचना की थी। और ये पुस्तक 23 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा बख्तियार खिलजी के किए गए आक्रमणों की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में किस देशांतर को भारत की मानक माध्य रेखा चुना गया है? तो जो चुना गया है वो है 82 डिग्री 30, यानी कि मैं आपको बता दूं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी भारत 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना से होकर गुजरता है। और उत्तर प्रदेश में रेखा जो है इलाहाबाद प्रयागराज के नज़दीक मिर्ज़ापुर जिले नैनी से होकर गुजरती है। तो इस तरह से जो है वो देशांतर मानक माध्य रेखा चुना गया है। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण, यानी कि द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण द्वारा 1945 में, ठीक है, पुस्तक जो है 1945 ईस्वी में R.K. नारायण द्वारा लिखित उपन्यास है। और यह जो है मालगुडी डेज श्रृंखला की तीसरा और अंतिम भाग है, जो कि स्वामी और मित्र 1935 में और द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 से पहले है। और यह एक अंग्रेजी शिक्षक कृष्ण के जीवन के आंतरिक शांति और आत्म विकास के प्राप्त करने की दिशा में अपने अनुभवों के बारे में जो है वो श्रृंखला है। और यह पुस्तक नारायण की पत्नी राजमा ने समर्पित किया था। कम घनत्व वाली फेलिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी है। ठीक है, तो जो है वो है महाद्वीपीय परपटी। ठीक है, अगला है गोड़ा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोड़ा नामक उपन्यास के लेखक जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। यानी मैं आपको बता दूं कि गोड़ा उपन्यास जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अंग्रेजी शासन में भारत की राष्ट्रीय चेतना और
औपन्यासिक महाकाव्य है और यह जो है उस कालखंड की रचना है जब भारतीय समाज अपनी जातीय गौरव को विच्छिन्न होकर पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर राष्ट्रीय चेतना से कट सा गया था। ठीक है, और इनकी अन्य जो है प्रमुख उपन्यास जैसे चित्रगंधा, गीतांजलि, विसर्जन, द गार्डनर, द कोर्ट डांसर, हैंग्री, स्टोज, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चेबर, इस तरह के बहुत सारे जो है वो पुस्तक थे। ठीक है, निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो जो इसकी पुष्टि हुआ था मिनहाज ए सिराज। ठीक है, यानी मिनहाज उस सिराज ने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम थी और रजिया सल्तनत काल की पहली महिला शासिका एवं इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है और रजिया सुल्तान के समय मिनहाज उस सिराज ने दिल्ली के मदरसे का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था और रजिया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी में, ठीक है, में हुआ था और 1236 ईस्वी में 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली की जो शासिका रही। किसी भी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली का क्या नाम क्या है? तो उनका नाम है शीला दीक्षित। यानी कि शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री 1998 से 2013 तक रही। ठीक है, ये 1998 से लेकर 2013 तक जो है 15 साल तक कार्यरत थी। और सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 1963 से 67 ईस्वी तक रही। और जयललिता तमिलनाडु की, ठीक है, और मुख्यमंत्री 6 बार रही, लेकिन कार्यकाल शीला दीक्षित से कम है। निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? तो हॉकी संघ का गठन हुआ था यूके। यानी कि मैं आपको बता दूं कि पहला हॉकी संघ का गठन 1876 ईस्वी में हुआ था और यूके में किया गया था और इसमें कुछ नियम बनाया गया था जो कि 6 वर्ष तक चला। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने की लड़ाई लड़ी। यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने किसकी लड़ाई लड़ी? तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो था तराइन। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ था और प्रथम तराइन का युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुई, जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुए, और तराइन के दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ। और पृथ्वीराज तीसरा जो चहमान वंश यानी कि चौहान वंश के अंतिम शासक थे। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो जो पहला विद्वान था वो था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, यानी कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के सर्वप्रथम सफलता सन 1837 ईस्वी में। ठीक है, जो प्रथम सफलता हुई थी पढ़ने का सर्वप्रथम सफलता 1837 ईस्वी में, जिसमें जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। और जबकि अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज टिफेन थेलर ने 1750 ईस्वी में की थी और उनके लेख का जो अध्ययन था वो एपिग्राफी यानी अभिलेख शास्त्र कहते हैं। निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नज़दीक है? तो जो सबसे नज़दीक है वो है अजमेर। यानी राजस्थान राज्य में अरावली श्रेणी के घाटी में अजमेर नगर के में 5 मील पश्चिम अजमेर जिले का एक नगर पुष्कर है और यह एक विख्याति तीर्थ स्थान है जहाँ प्रतिवर्ष प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है, जो कि हम लोग सुने भी हैं अपने घर में बड़ों से कि एक पुष्कर मेला। तो वो पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान के राज्य में अरावली श्रेणी की घाटी में अजमेर नगर में 5 मील पश्चिम अजमेर जिले के नगर पुष्कर में और एक तीर्थ स्थान है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या है पुष्कर मेला भी लगता है। और यहाँ पर ब्रह्म का एक मंदिर है और कलापूर्ण कुटीरी वस्त्र उद्योग, काष्ठ चित्रकला और पशुओं के व्यापार के लिए भी क्या है विख्यात है। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो जो शक्ति होती है वो होती है राज्यपाल के पास। यानी कि भारत में संविधान अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा का आहूत करता है और उसे भंग भी करता है। समान परिस्थिति यानी कि कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें राज्यपाल विधानसभा को तब तक भंग नहीं करता जब तक कि उसकी समान अवधि 5 वर्ष समाप्त ना हो जाए। और
अवधि जो है 5 वर्ष समाप्त हो जाती है तो सभी की रचना जो है अनुच्छेद 170 में वर्णित हो जाती है। निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है टेबल टेनिस। यानी कि टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता जो है इंग्लैंड है और इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई। और प्रमुख शब्दावली सर्विस यानी कि पेन होल्डर ग्रिप, चाइनीज ग्रिप, शेक हैंड ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट स्विंग, रैली लेट, रिवर्स, फायर साइड स्पिन, टॉप स्पिन इत्यादि इस तरह के जो है वो बहुत सारे प्रमुख थे। और टेबल टेनिस जो है वो 1926 में इसकी स्थापना जो है हुई थी। भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो हुए हैं वो है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ एक, मैं आपको बता दूं कि मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के समीप स्थित है। और मेहरगढ़ में जो है मेहरगढ़ में नवपाषाण कालीन कृषि एवं पशुपालन साक्ष्य प्राप्त हुए थे। भगवान बुद्ध के ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो जो पहली बौद्ध संगीति वो थी राजगृह में, यानी कि 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात मगध के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह पर्वत में स्थित सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो किया गया था। और इस संगीति का अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। और इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था और उन्होंने शुद्ध एवं विनय नामक 2 पिटकों को विभाजित किया गया। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो मैं आपको बता दूं कि वो आर्यभट्ट, यानी कि आर्यभट्ट गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे और अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की खोज आर्यभट्ट ने ही की थी। और इन्हीं के खोज थी कि पृथ्वी में घूर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं। और इन्हीं के नाम पर भारत के प्रथम सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो जो प्रार्थना की वो है बालपुत्र देव, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि बंगाल में पाल वंशीय शासक देवपाल 1810 से 1850 ईस्वी ने सुमात्रा और जावा के सैलोन वंशी शासक, ठीक है, बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान का प्रदान किए थे। और अगला है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो जो पहला विवरण प्राप्त हुआ वो था ताज उल मासीर से। यानी मैं आपको बता दूं कि ताज उल मासीर नामक ग्रंथ की रचना हसन निजामी ने की थी। और इस रचना में 1192 ईस्वी से लेकर 1228 ईस्वी तक के काल के घटनाओं का वर्णन मिलता है। और बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला वर्णन इसी रचना में मिलता है। और एक बात और कि बख्तियार खिलजी ने जो है 1203 ईस्वी में बिहार पर जीत हासिल करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो जो दावा किया वो था अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में आंतरिक बिचौलियों का दमन करते हुए गांवों से सीधा संबंध स्थापित किया। और उसने भू स्वराज उपज का आधा भाग जो है यानी 50% निर्धारित किया। इसके काल में भू राज दरें संभवतः सबसे ऊंची थी। शेख बहुद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो ये जो हैं वो किस संप्रदाय, तो वो थे सुहरावर्दी संप्रदाय। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग के 40 साल तक काम किया था? तो जो 40 साल तक काम किया था वो थे विलियम
फिंच, ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश व्यापारी तथा यात्री विलियम फिंच ने अकबर द्वारा निर्मित इलाहाबाद के किले का विवरण प्रस्तुत किया और उसके यात्रा वृत्तांत ने नेशनल बायोग्राफी नाम का प्रकाशित किया गया था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो जो सुल्तान था वो था सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है, आबिदीन। यानी कि शाह मीर वंश का मैं आपको बताऊं कि शाह मीर वंश का सुल्तान जैनुल आबिदीन यानी मध्यकालीन कश्मीर में 1423 से लेकर 1474 ईस्वी तक शासन करने वाले सुल्तान थे और वो मध्यकालीन कश्मीर के महान शासकों में गिने जाते हैं। और कश्मीर का अकबर भी इन्हें कहा जाता है। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। और हाजी शरियतुल्लाह ने 1781 से 1840 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत के प्रमुख इस्लामी सुधारक थे और इन्होंने फर्जी आंदोलन की स्थापना की। और हाजी शरियतुल्लाह ने फर्जी आंदोलन की स्थापना वर्ष 1818 में गैर इस्लामी प्रथाओं को छोड़ने तथा मुसलमानों को अपने कर्तव्यों के पालन करने के लिए उद्देश्य से की थी। पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो ये पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। यानी कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और वो ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने वर्ष 1867 ईस्वी में धन की निकासी का सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। बंगाल और बिहार में भूमि पर किरायादारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसे जो है वो कब स्वीकार किया गया? तो इसे किया गया था 1885 ईस्वी में। यानी कि बिहार एवं बंगाल में किरायादारों को अधिकारों को परिमाणित करने के लिए वर्ष 1885 ईस्वी में बंगाल किरायादार अधिनियम यानी कि बंगाल टेनेसी एक्ट लाया गया और ब्रिटिश सरकार इस एक्ट का माध्यम से जमींदारों की जमीन के किराए संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहती थी। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बिहार जो है वो 1912 ईस्वी में यानी 22 मार्च 1912 को बंगाल में विभाजन के बाद बिहार राज्य अस्तित्व में आया था और उस समय उड़ीसा भी बिहार राज्य में था, लेकिन 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा को जो है अलग राज्य बना दिया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग राज्य बनाया गया। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो गांधी जी को आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ल ने दिया। यानी कि चंपारण गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था और गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन गठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। अगला है प्रश्न, 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो जो उठाया वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि मैं आपको बता दूं कि पूर्व स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पास हुआ और इस अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? तो वो जो है 1934 ईस्वी में, ठीक है, 1934 ईस्वी में। यानी कि गंगा शरण सिन्हा एवं राम वृक्ष बेनीपुरी एवं रामानंद मिश्रा ने वर्ष 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था और पटना के अंजुमन हॉल में इसकी औपचारिक स्थापना वर्ष 1934 में की गई और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे और इस पार्टी के आरंभ में सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार एवं कैदियों के प्रति दुर्व्यवहार का विरोध किया गया था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा के नेतृत्व किया? तो जो
किया वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सी, यानी कि बिहार के प्रथम कांग्रेसीय मंत्रिमंडल 1937 ईस्वी में बना था और श्री कृष्ण सी प्रधानमंत्री तथा अनुग्रह नारायण सिंह उप प्रधानमंत्री बने थे। और उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और आज़ादी के बाद 1947 ईस्वी में बने मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और अनुग्रह नारायण सिंह वित्त मंत्री बने थे। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो वो है हंगरी। हंगरी यानी कि मैं आपको बता दूँ, वह देश जिसकी सभी सीमाएं, ठीक है, सभी सीमाएं जो है तट रेखा केवल स्थल या किसी बंद सागर में मिलती है, जो कि स्थल रुद्र कहलाता है। यूरोप में 17 जो स्लोवाकिया है, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है? तो जो क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल से जो सबसे बड़ा है वो है बोर्नियो, ठीक है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो जो प्रचलित नहीं है वो है पंपाज। यानी मैं आपको बता दूं कि पंपाज भूमध्य सागरीय जलवायु वह जलवायु है जो कि भूमध्य द्रोणी क्षेत्र में व्यापक होती है और यह मौसमी परिस्थितियों भूमध्य सागर के अलावा जैसे कैलिफोर्निया, तटवर्तीय क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी केप टाउन भाग और इस तरह के जो मध्य चिली में मिलती है। जबकि अर्जेंटीना जो है पंपाज वाले क्षेत्र में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, वह देश जो विश्व में रेशम के सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चीन। यानी मैं आपको बता दूं कि इस समय विश्व में रेशम के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। भारत जो है वो दूसरे स्थान पे और चीन पहले स्थान पे है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो जो इसका अंश नहीं है वो है भूबन पहाड़ियाँ। यानी कि इस मेघालय पठार के अंशों के रूप में जो गारो खाजी, ठीक है, गारो खासी जैंतिया पहाड़ियों में सम्मिलित किया जाता है और जबकि भूबन पहाड़ियाँ असम राज्य के बारक घाटी में संबंधित है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है वो है नथुला, ठीक है। नथुला जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। करेवास मृत्तिका जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये कश्मीर हिमालय, यानी कि केरेवा मृत्तिका कश्मीर हिमालय में पाई जाती है और जो कि जफरान या केसर के उत्पादन के लिए उपयोगी है। और यह एक अर्ध समेकित मिट्टी होती है जो कि तलहट, टेरेस, पठार और चट्टानों के रूप में कश्मीर हिमालय बेसिन में पाई जाती है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पूर्ण गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका जो है पूर्ण गठन जो है 1956 ईस्वी में हुआ। यानी कि राज्य पूर्ण गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पारित किया गया और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य तथा 5 संघ राज्यों का गठन किया गया था। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो जो चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है और यहाँ की 21 लाख हेक्टेयर भूमि गन्ने के उत्पादन के लिए ही किया जाता है, जिसमें अत्यधिक जो है वो चीनी का उत्पादन होता है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व अग्रणी है? तो जो भारत विश्व अग्रणी है वो है तांबा, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि अभ्रक में चमकदार सिलिकेट खनिज के रूप में जाना जाता है, जिसमें ग्रेनाइट और अन्य चट्टानों या क्रिस्टल के रूप में एक तारित संरचना होती है, जो कि चांदी अभ्रक में भारत विश्व के अग्रणी उत्पादक देश है और भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में किया जाता है।
एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो है वो 1912 में बना। यानी कि वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद बिहार और उड़ीसा का एक प्रांत में शामिल हो गए, और बाद में वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्ष 1936 में दोनों ब्रिटिश शासित भारत को अलग प्रांत बना गए, और 1947 के बाद बिहार राज्य उसी भौगोलिक सीमा के साथ वर्ष 1956 तक भारत गणराज्य एक हिस्सा बन गया। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूत्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो जो अपेक्षाकृत पुराना है वो है रोहतास पठार। यानी कि रोहतास पठार जो है वो अपेक्षाकृत पुराना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को लिख के दे सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल के अंतर्गत अनुच्छेद 124 के अन्य प्रावधानों में से एक प्रावधान है और कि वह राष्ट्रपति को अपने पद को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति जो है वो थे काका साहेब कालेलकर। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953, यानी कि इसका जो है वो का गठन जो है 29 जनवरी 1953। ठीक है, 29 जनवरी 1953 में जो है हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया राज्य के राज्यपाल द्वारा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो किसी राज्य का राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, और परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो जो प्रावधान किया गया था वो है अनुच्छेद 330। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है, और वही अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों के विधानसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? तो यहाँ पर जो है वायरस के कारण जो रोग नहीं होता है वो है प्लेग। यानी कि मैं आपको बताऊं कि सजीव और निर्जीव, ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच एक कड़ी को वायरस कहते हैं, और वायरस जो सामान्यतः निर्जीव होता है, और जब किसी सजीव को प्रवेश करता है तो सजीव को ही तरह कार्य करने लगता है। जो कि वायरस के होने वाले प्रमुख रोग जैसे रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिनाइटिस, हेपेटाइटिस, ड्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, कलशोद, इन्फ्लुएंजा, इस तरह के मतलब बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो कि वायरस के कारण होते हैं, लेकिन प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस के कारण नहीं होता है। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका रासायनिक प्रतीक जो है वो है Mg। यानी मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम Mg12 का परमाणु संख्या 12 होता है, और पौधे का क्लोरोप्लास्ट Mg उपस्थित होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है वो किस नाम से जानते, इसे आवर्त यानी कि पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। यानी मैं आपको बता दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता मोसले को माना जाता है, और इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर 18 वर्ग तथा 7 अर्थ में सजाया है, और अर्थ सारणी में 36 पंक्तियों का वर्ग द्वारा ऊर्ध्वाधर पंक्तियों का वर्ग कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर हमारे सामने 4 कथन है, और इसमें से हमें देखना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसे हमें
एक एक करके पढ़ लेंगे सारे जो हमारे पास कथन है ABCD 4 कथन है, इनको हम पढ़ लेंगे और उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो जो इसमें सही नहीं है वो है एक, किसी विशेष तात्कालिक समय के समान फेज वाली तरंग को दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कथन जो है वो सही है। वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे अलग कंटेनर की संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस सदूषक निकल जाते हैं। तो जो सदूषक निकल जाते हैं वो है आशवन यानी कि डिस्टिलेशन। जब किसी द्रव को घुलनशील ठोस अशुद्धि उपस्थित होती है तो मिश्रण को गर्म किया जाता है जिसमें द्रव वाष्पित हो जाता है और द्रव की उस वाष्प को आगे अन्य किसी पात्र में एकत्रित करके ठंडा संघनन किया जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य है, तो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि राइबोसोम संजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा अगला प्रश्न है साइनोवियल द्रव किस में पाया जाता है? तो ये जो है वो जोड़ों में पाया जाता है, ठीक है, जोड़ में। यानी मैं आपको बता दूं कि साइनोवियल द्रव जोड़ों के गुहाओं में पाया जाने वाला चिपचिपा और गैर न्यूटोनियन तरल पदार्थ और इसका प्रमुख उद्देश्य जोड़ों के बीच घर्षण को कम करना है। AB रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? तो जो रक्त दे सकता है वो है AB। यानी मैं आपको बता दूं कि AB ग्रुप का रक्तदाता केवल दूसरे AB ग्रुप के व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है, परंतु वह किसी भी अन्य ग्रुप के रक्तदाता को रक्त ले सकता है। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो फाइलेरिया रोग जो है वो उत्पन्न होता है कृमि से, यानी कि फाइलेरिया को फिल पाउंक भी कहते हैं, जो कि शरीर में विचोरियो वैक्र फटाई नामक गोल कृमि यानी कि निमोटोड के संक्रमण में के द्वारा होता है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है, तो इसके अभाव से जो है वो होता है बेरी, यानी कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अभाव से जो बीमारी होता है वो होता है बेरी। और बेरी विटामिन B की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है और सूखा रोग यानी कि रिकेट्स हड्डियों का रोग है जो कि प्राय बच्चों में विटामिन D की कमी से होता है। अधिश्वेत रक्तता, ठीक है, यानी कि ल्यूकेमिया है एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का वो जो है वो क्या है? तो ये है एक प्रकार का कर्क रोग। यानी कि मैं आपको बता दूं कि अधिश्वेत रक्तता या एक रक्त एवं हड्डियों का कर्क रोग है। जो किसी व्यक्ति को यह रोग होता है तो उसमें सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का अधिक निर्माण होने लगता है। इनमें से कौन सा यौगिक एक पेरोक्साइड नहीं है? तो जो इसमें नहीं है वो है PbO2, यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है PbO2 यानी कि पेरोक्साइड नहीं है और वो जो है समूह के पेरोक्साइड समूह यानी कि पेरोक्स समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है। तो इस द्रव्यमान का अनुपात जो है इसका अनुपात है 1836, यानी कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात है 1836। अगला प्रश्न हमारा है जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो ये जो है होता है तब यह ऊष्मा का निकासन करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ऊष्मा का निकासन करता है, यानी कि जब द्रव वाष्प में बदलता है तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा की आवश्यकता होती है और पुनः जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो इसमें गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का निकासन होता है। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है 9 गुना जो है वो बढ़ जाती है।
फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो जो रसायन का उपयोग किया जाता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि मैं आपको बता दूं कि फलों के रस में उपस्थित अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार मिलाकर इसे लवण में बदल दिया जाता है और वह खराब ना, जिसलिए बदल दिया जाता है ताकि वह खराब ना हो। कोई वस्तु 9.8 मीटर से वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय बाद वापस ज़मीन पर लौट आएगी? तो ये जो है वो 2 सेकंड के समय को वापस ज़मीन पर लौट आएगी। यानी कि दो सेकंड में जो है वो ऊपर फेंकी जाती है तो 2 सेकंड के अंदर वापस ज़मीन पर लौट आएगी। निम्न चित्र में एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है, वह OA प्रतिक्रिया बल होगा। तो जो वह प्रतिक्रिया बल होगा मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो OB से अधिक, ठीक है। यानी कि ढलान पर नीचे का ओर जो है प्रेरित बल है और ये जो है OB से अधिक है। यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो वो क्षमता रखता है U-235। यानी कि U-235 यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखता है। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है। तो ये स्पीड जो है वो मापा जाता है मेगाबाइट में। यानी कि मेगाबाइट कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाबाइट में मापा जाता है और 1 मेगाबाइट यानी कि 1024 यानी 1024 KB यानी कि किलोबाइट होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो इसका उदाहरण जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी कि मैं आपको बता दूं कि CPU कॉम्पैक्ट डिस्क तथा मॉनिटर कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं और परंतु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में आता है। विटामिन K की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। तो विटामिन K के परिणाम स्वरूप जो बीमारी हो सकती है वो है साल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? तो गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति का भार जो है वो 0 हो जाएगा। यानी कि गिरते हुए लिफ्ट में भारहीनता की स्थिति होती है और भार मापक यंत्र व्यक्ति के भार 0 दिखेगा। 2 प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम के संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम मान प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधकों का मूल्य क्या है? तो इन प्रतिरोधकों का जो मूल्य है वो है 10 ओम तथा 40 ओम। यानी कि मैं आपको बता दूं कि श्रेणी क्रम यानी कि 10 ओम और 40 ओम। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान आयतन होगा। तो उसका द्रव्यमान आयतन जो है वो होगा 50 मिली। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% छूट पर इसे बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वस्तु का जो है वो अंकित मूल्य। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि माना कि यहाँ पर क्रय मूल्य 250 रुपये दिखा रहा है और मूल छूट दिखा रहा है, फिर लाभ भी यहाँ पर है। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 100 माइनस डी यानी कि छूट, ठीक है, और 100 प्लस प्रतिशत पी, ठीक है, यानी कि लाभ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100 माइनस 36 यानी कि 100 माइनस 36 और अनुपात 100 प्लस 20 यानी कि 20% का जो लाभ है वो, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 100, यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको मिटा रही हूँ। जैसे मैं अपने
हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैं मिटाती हूँ, लेकिन आप लोग इसको नोट करते जाइएगा ताकि आगे इस तरह के और भी सवाल मिले तो आप लोग इसको जो है आसानी से बना सकेंगे। और समझिएगा ज़रूर, बस नोट मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझिएगा। तो यहाँ पर 100 - 36 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 64, ठीक है। अनुपात 100 + 20 यानी कि 120, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 64 और 120 को करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8:15, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वस्तु के अंकित मूल्य इक्वल टू, वस्तु के अंकित मूल्य इक्वल टू लिख सकते हैं 15/8 × 120, ठीक है। 250, सॉरी यहाँ पर 250, क्योंकि यहाँ पर मूल्य जो है 250 है, ठीक है। 15/8 × 250। अब यहाँ पर टोटल को गुना करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 3750/8, ठीक है। 15 में 250 से गुना करिए तो हमारा 3750/8। अब यहाँ पर इसको 8 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 468.75, ठीक है। यानी कि 468.75 रुपये हमें ज्ञात हुए। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7200 रुपये एक वर्ष में 7938 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो यहाँ पर जो हमारा है ब्याज है वो 7200 रुपये है, ठीक है। चूँकि ब्याज 6 माही संयोजित है, 6 माह पर संयोजित है, तो हम लोग लिखेंगे कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 7200 ब्याज 6 माही संयोजित है, ठीक है। तो दर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं दर इक्वल टू R/2%, समय 1 × 2 यानी कि 2, ठीक है, समय। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि समय जो हमारे पास है, यानी कि यहाँ पर एक मान ले लेंगे हम A और P, ठीक है, यानी कि P। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + R/100N, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 7938 यानी 7938/7200, ठीक है। जहाँ पर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 + R/2 × 100, ठीक है, पावर 2। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब मैं इसको मिटा दूंगी। स्पेस कम होने की वजह से, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, इस वजह से मुझे इसे जो है वो हटाना पड़ता है, लेकिन मैं उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसको जो है डिवाइड करने के बाद 441/400, ठीक है, 441/400 इक्वल टू 1 + R/200 के पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 21/20 के पावर 2 इक्वल टू, फिर से यही होगा सेम 1 + R/200 का पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको फिर मैं मिटा दूंगी। अब यहाँ पर फिर से लिखूंगी 21/20 - 1 इक्वल टू 1 + R/200, ठीक है, 200। अब यहाँ पर लिखेंगे R/200 इक्वल टू 1/20, ठीक है, यानी कि 10% हमारे पास क्या आ जाएगा। इसको हम लोग कट कर देंगे तो R इक्वल टू 10% हमारा वार्षिक संयोजित होता है। कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय कर सकती है। 20% अधिक चाल से यह दोगुनी दूरी कितने समय में घंटे में तय करेगी। तो यहाँ पर कार की सामान्य चाल, तो हम लोग लिखेंगे कि कार की सामान्य चाल इक्वल टू 144/1.8 इक्वल टू 80 किलोमीटर घंटा। कार की नई चाल क्या लिखेंगे, कार की नई चाल इक्वल टू यहाँ पर 80 ×
कार की नई चाल इक्वल टू 80 गुना 120/100 इक्वल टू 96 किलोमीटर घंटा। अब जो हमारा अपशिष्ट समय जो हमारा बच जाएगा, लिखेंगे कि अपशिष्ट समय इक्वल टू 144 गुना 2 लिख देंगे 144 गुना 2/96। ठीक है, यानी कि टोटल गुना करके 96 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 घंटे। 423 भागा 270 भागा 3/7 गुना 35 प्लस 17 भागा 1/3 माइनस 8 1/2 माइनस 5/7 का मान ज्ञात करें। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को इस तरह के सवालों को बनाकर बताई हूँ कि कैसे मान ज्ञात करते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने मेरे सारे वीडियो को देखा है तो वो ज़रूर अच्छे से अगर समझने की कोशिश की होंगे तो उनको पता होगा कि ये इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे सारे वीडियो को नहीं देखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो को देखें। ताकि मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मेरे वीडियो को देखें और चैनल को सब, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग स्टार्टिंग से जो चीज़ देखेंगे तो जो है कि इधर आते आते बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा वो मेरे वीडियो को देखें और हर सवाल को अच्छे से सुने समझें और उसको ध्यान से पढ़ें। उससे होगा क्या कि आप भी अच्छे से समझ जाएंगे और आपको जो है वो हर प्रश्न जो है अच्छे से बना लेंगे। तो इस तरह के सवाल मैं अपने हर वीडियो में बताई हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। अगर हो जाए तो भी कमेंट करके बताइए, नहीं हो तो भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊं और बताऊं। तो इसमें आपको मैं आंसर बता रही हूँ, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ आप जो पढ़ें या समझें वो अच्छे से आप समझ रहे हैं। तो इसमें जो है वो 47/2455। अब ये कैसे आया आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इसको सॉल्व कर दूंगी। सेक्शन ए और बी के छात्रों का औसत वजन क्रमशः 45.5 किलोग्राम है और 42.2 किलोग्राम है। प्रत्येक सेक्शन में 40 छात्र हैं। सेक्शन ए में सेक्शन बी से स्थानांतरित किया जाता है और सेक्शन बी में 2 छात्रों को सेक्शन ए में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे दोनों वर्गों का औसत वजन बराबर हो जाए। सेक्शन बी से सेक्शन ए से स्थानांतरित किए गए छात्रों का औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पर माना सेक्शन बी से ए में भेजे गए छात्रों का औसत वजन x किलोग्राम है। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना सेक्शन बी से ए में भेजे गए छात्रों का औसत वजन इक्वल टू x किलोग्राम। तो अब दोनों के औसत बराबर होने हैं। ठीक है, दोनों का क्या औसत को हमें बराबर करना है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 40 गुना 45.5, ठीक है, माइनस 2 गुना 48.75 प्लस 2x बटा 38। ठीक है, 38। अब यहाँ हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 40 गुना 45.5 प्लस 2 गुना 48.75 प्लस 2x बटा 38। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख दिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 1820 यहाँ पर लिखेंगे 1820 माइनस 97.5 प्लस 2x, ठीक है, इक्वल टू 1768 प्लस 97.5 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 1865 माइनस 1722.5। यहाँ पर x इक्वल टू 143 बटा माइनस करने पर जो हमारा आएगा वो 4। अब 143 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 35.75।
यदि 6 अंक वाली संख्या 5z3x4y यानी कि 7, 11 और 30 यानी 7, 11, 13 में विभाज्य हो तो x + y - z का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर 7 से विभाज्य किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार लिखने से प्राप्त संख्या 7 से विभक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं 543, 543। ठीक है, 543, 543 इस तरह से लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पर 7, 11, 13 से विभक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x = 5, y = 4 और z = 3। तो x + y - z। ठीक है, x + y - z = 5 + 4 - 3 यानी कि 9 - 3 = 6। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 9 - 3। ठीक है, 5 + 4 तो क्या हो गया 9 और 9 - 3 तो यहाँ पर 9 - 3 तो 6। ठीक है, अगला है 3 व्यक्ति A, B और C अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% भाग एक थर्मल ट्रस्ट को दान करते हैं। A और B का मासिक वेतन बराबर है और A और B के दान के बीच अंतर 900 रुपये है। यदि C की तुलना में A और B द्वारा किया गया कुल दान 600 रुपये अधिक है तो C का मासिक वेतन रूप में ज्ञात करें। यानी कि C का, तो माना A तथा B से में प्रत्येक का मासिक वेतन x रुपये है। क्या है, माना कि A तथा B में प्रत्येक का मासिक वेतन x रुपये तथा C का मासिक वेतन क्या है y रुपये। माना कि C का मासिक वेतन = y रुपये। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं x गुना 10 - 7/100, 10 - 7/100। ठीक है, = 900 यानी कि x = 900, x = 900 गुना 100/3 = 30,000। ठीक है, 30,000। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब मैं इसको मिटा रही हूँ आगे। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि y गुना 9/100 = 30,000 गुना 10, उसी लाइन में है, गुना 10 + 7/100 - 600। ये जो है वो पूरा एक ही लाइन में है, बट स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको ऐसे लिखी हूँ। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y गुना 9/100 = 5100 - 600 = 5100 - 600। ठीक है, यानी 4500। 4500 यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं y = 4500 गुना 100/9 = 50,000। अब C का मासिक वेतन क्या हो गया, C का मासिक वेतन = 50,000। राधा ने 57,300 रुपये में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने फ्रिज को 15% लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा और दोनों को समान कीमत पर बेचा। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। यहाँ पर हमें किसका, वॉशिंग मशीन का जो है वो क्रय मूल्य को रुपए में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैं आपको इसी वीडियो में इससे पहले वाले सवाल को बताई हूँ तो उसी तरह से ये भी बनेंगे। लेकिन चलिए मैं इसको एक बार सॉल्व कर दूँ ताकि आप लोग को समझने में जो हो आसानी हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रिज, ठीक है, पहले तो यहाँ पर लिखेंगे कि R1 = 15% और R2 = 24% की क्या हानि हुई।
हानि में ये 15% क्या है लाभ और 24% क्या है हानि। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं CP1, ये एक मैं बस इसको एग्जाम्पल के लिए ली हूँ, ठीक है, इक्वल टू 100 माइनस R2 और 100 प्लस R1, ठीक है, R1 यानी यहाँ पर लिख 100 माइनस 24 इक्वल टू 100 प्लस 15, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख दिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हमारा जो प्लस करने पर टोटल आएगा, तो 100 में से 24 को माइनस करेंगे तो टोटल कितना हमारे पास बच जाएगा 76:115, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य इक्वल टू 115/115 प्लस 76 गुना 57,300, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू 115/191, ठीक है, गुना 57,300। हमारे पास गुना करने के बाद जो हमारा आ गया 34,500, ठीक है। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 है। वो एक साथ कार्य को 17/1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले बी उसी कार्य को 50% भाग में कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर क्षमता क्या है ए और बी का 7:5, ठीक है। ए और बी की क्षमता क्या है 7:5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 + 5 गुना 17/1/2 बटा 100% इक्वल टू 5 गुना x बटा 50%, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 12 गुना 35 बटा 4 इक्वल टू 5x, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अगर कहीं भी किसी तरह का कन्फ्यूजन हो किसी भी सवाल में तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। वहाँ तक आप लोग समझ गए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 21 दिन, ठीक है। 12 गुना 35 बटा 4 इक्वल टू 5x। अब इसको हम लोग गुना करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 21 दिन में जो है पूरा कर देगा। 24, 40, 33 और 57 में प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है। 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर यहाँ पर जो हम पहले क्या करेंगे 24 - x बटा 40 - x, ठीक है, इक्वल टू 33 - x बटा 57 - x, ठीक है। अब x 6 रखने पर यहाँ संतुष्ट करें। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग 6 रखते हैं तो यहाँ पर संतुष्ट करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 5x + 12 बटा 4x + 15 इक्वल टू 5 गुना 6 प्लस 12 बटा 4 गुना 6 प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल गुना भागा करने पर हमारा क्या आ जाएगा 42/39 और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 14/13 यानी कि 14:13। एक दुकानदार ने 34 रुपये के 8 तालों की दर से ताले खरीदे और उन्हें 57 रुपये पर 12 तालों की दर से बेच दिया। 900 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए उसने कितने ताले बेचने होंगे। तो यहाँ पर उसे 900 रुपये का जो है वो, तो यहाँ पर बहुत एक ताले का क्रय मूल्य, ठीक है, एक ताले का क्रय मूल्य इक्वल टू 34 बटा लिखेंगे। एक ताले का क्रय मूल्य इक्वल टू 34/8 रुपया है और इक्वल टू 17/4 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ताले का विक्रय मूल्य, तो एक ताले का विक्रय मूल्य इक्वल टू 57/12 रुपया इक्वल टू 19/4 रुपया, ठीक है। अब एक ताले पर लाभ क्या करना है,
एक ताले पर लाभ, तो एक ताले पर लाभ इक्वल टू 19/4 माइनस 17/4 इक्वल टू 19 माइनस 17/4 यानी कि 1/2 रुपया। ठीक है, 1/2 रुपया। अब तालों का क्या हमें, अब से यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें ताले का जो है अपशिष्ट मूल्य को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि तालों का अपशिष्ट संख्या इक्वल टू 900 भागा 1/2। ठीक है, तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा 1800। राहुल ने 1500 रुपये का स्टॉक शेयर खरीदा और जब उसका मूल्य 2 गुना हो गया तो उसमें से 2/3 बेच दिया। उसने शेष स्टॉक क्रय मूल्य के 5 गुना मूल्य से बेचा तो उसका कुल मुनाफा क्या होगा। तो यहाँ पर कुल मुनाफा जो है वो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 1500 रुपये का स्टॉक का 2 गुना मूल्य यानी कि 3000। 1500 रुपये का स्टॉक 2 गुना तो क्या हो गया 3000 रुपये। ठीक है, 3000 रुपये। अब 3000 रुपये का जो है वो 3000 रुपये का, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3000 रुपये का 2/3 इक्वल टू 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये। तो अब यहाँ पर शेष हमारा क्या है, तो 1 माइनस 2/3। ठीक है, 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 3 माइनस 2/3 यानी कि 1/3। ठीक है, अब 1500 के स्टॉक का 5 गुना मूल्य यानी कि 7500 रुपये। 1500 स्टॉक का 5 गुना मूल्य इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7500 रुपये यानी कि 7500। क्या लिखेंगे, 1500 रुपये के स्टॉक का 5 गुना मूल्य 7500 रुपये। तो 7500 का 1/3। ठीक है, यानी कि 2500 यानी कि 1/3, जिसको हम लोग 1/3 2/3 इस तरह से बोलते हैं, 2500। अब कुल मुनाफा क्या करेंगे हम लोग, तो कुल मुनाफा इक्वल टू 2000 प्लस 2500 इक्वल टू 4500। ठीक है, यहाँ पर 1500 जो है वो स्टॉक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग स्टॉक को भी इसमें लाएंगे। तो 2000 प्लस 2500 माइनस 1500 यानी कि 4500 माइनस 1500 इक्वल टू 2500। ठीक है, 4500 माइनस 1500 कर देंगे तो हमारा टोटल क्या बच जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा 3000 रुपये। ठीक है, यानी कि 3000 रुपये जो है वो ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्या है जिनके वर्ग का इकाई 8 होता है। तो किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक 8 नहीं होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला है 50 किलोमीटर घंटा की गति से चलाने पर एक कार की लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलती है और 60 किलोमीटर घंटा की गति से चलाने पर इस दूरी का केवल 80% चलाती है और 60 किलोमीटर घंटा की गति से 120 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कितने लीटर तेल की आवश्यकता होगी, तो होगी 10 लीटर तेल। और ये सवाल जो है बहुत ईजी है, बहुत आसानी से बन जाएगा, तो आप लोग इसको बनाइएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 60 किलोमीटर की गति से 1 लीटर पेट्रोल, इस तरह से हमें क्या करना है, पूरे को बना लेना है। ठीक है, तो 10 लीटर आ जाएंगे। अगर नहीं सॉल्व होता है तो बताइएगा, अगर सॉल्व होता है तो भी बताइएगा कमेंट करके। अगला है प्रश्न हमारा है, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या जो है प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। यदि 1995 में इसकी जनसंख्या 13,08,915 थी, इसकी जनसंख्या जो है 13,08,915 थी, तो 1992 में जनसंख्या कितनी थी, 1992 में। ठीक है, तो माना कि वर्ष 1992 में संख्या क्या थी, x थी, जनसंख्या x थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 13,08,915 इक्वल टू x, इसी लाइन में होगा 1 प्लस 5/100 का q। ठीक है, q यानी कि x इक्वल टू
100 प्लस 5/100 का क्यू, ठीक है, इक्वल टू x गुना 105/100 का क्यू। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x गुना 21/20 का क्यू इक्वल टू x गुना 21 गुना 21 गुना 21 बटा 20 गुना 20 गुना 20। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू 9261/8000 x। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू 13,08,915 गुना 8000 बटा 9261। यहाँ तक आप लोग समझ गए। इसको नोट भी करते जाइएगा ताकि आगे किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो इसको एक बार देखेंगे और समझेंगे तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 15 गुना 8000। तो 15 गुना 8000 करेंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा 12 लाख। ठीक है, 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी और पानी का मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर मिश्रण में जो है कितना पानी मिलाना चाहिए, तो हमें माना कि x किलोग्राम पानी मिलाना चाहिए। क्या माना कि x किलोग्राम पानी मिलाना चाहिए और 20 किलोग्राम मिश्रण के पानी का मात्रा, तो यहाँ पर 20 गुना 10/100 इक्वल टू 2 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि x प्लस 2 बटा 20 प्लस x इक्वल टू 25/100 इक्वल टू 1/4। ठीक है, यानी 4x प्लस 8 इक्वल टू 20x प्लस 20 प्लस x। ठीक है, 20 प्लस x यानी कि 4x माइनस x इक्वल टू 20 माइनस 8। ठीक है, यानी कि 3x इक्वल टू 12। यहाँ तक आप लोग समझ गए। यहाँ तक। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 12/3 यानी कि x इक्वल टू 4। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपये एवं 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात 6500 रुपये का 1 लाख बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। तो द्वितीय साझेदार को जो मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि द्वितीय साझेदार का लाभ में हिस्सा इक्वल टू, ठीक है, लाभ में हिस्सा इक्वल टू 10,500 बटा 9,000 प्लस 10,500। ठीक है, 10,500 गुना 6500। ठीक है, गुना 6500। अब 105 गुना 6500 बटा 195 इक्वल टू 3500। ठीक है, एक कलम की सूची मूल्य 160 रुपये है। एक व्यक्ति 10% एवं दूसरी दर जो अपाठ्य है उसे उत्तरोत्तर छूट पाकर उस कलम के लिए 122.4 यानी 122 रुपये 40 पैसे भुगतान करता है, तो दूसरी छूट की दर है, तो उसकी दर है 15%। और कुछ सवाल जैसे मैं अपने हर वीडियो में जो है वो 2-4 प्रश्न जो है मैं आप लोगों को देती हूँ कि आप लोग भी सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को भी समझ में कि आप लोग जो देख रहे हैं जो समझ रहे हैं वो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, एक विक्रेता का कमीशन 10,000 रुपये तक की सभी बिक्री पर 5% और उससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% है। उसने अपना कमीशन काटने के बाद अपनी कंपनी को 31,100 रुपये दिए। उसकी बिक्री की राशि क्या थी?
तो यहाँ पर माना कि बिक्री की राशि इक्वल टू x रुपये है, ठीक है। क्या है? बिक्री की राशि इक्वल टू x रुपये है। तो कुल कमीशन क्या है उसके पास? 10,000 गुना 5/100, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं अब यहाँ पर x माइनस 10,000 गुना 10,000 4/10,000, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 31,100 रुपये, ठीक है। 31,100 रुपये इक्वल टू 10,000 गुना 5/100, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस x माइनस 10,000 गुना 4/100, यानी कि 100x माइनस 31,10,000, ठीक है, इक्वल टू 50,000 माइनस 40,000, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मैं लिख दूँ कि 50,000 माइनस 40,000 प्लस 31,10,000, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल माइनस करने भागा करने पर 96x इक्वल टू 32,20,000, ठीक है। 32,20,000, यानी कि x इक्वल टू 32,20,000 बटा 96। तो यहाँ पर इससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा? 32,500। यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पर साधारण ब्याज और यहाँ पर जो हमारा आएगा 2,000 रुपये। और मैं इस तरह के बहुत सारे सवाल इसी वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश। अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो भी बताइएगा। मैं एक वीडियो में आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप लोग और अच्छे से समझें। एक व्यक्ति समान दूरियों को 3 किलोमीटर घंटा, 4 किलोमीटर घंटा एवं 5 किलोमीटर घंटा की गति से तय करने में कुल 47 मिनट लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी? तो यहाँ पर कुल दूरी, तो माना कि कुल दूरी इक्वल टू 3x किलोमीटर, ठीक है। माना कि कुल दूरी इक्वल टू 3x किलोमीटर। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं x/3 प्लस x/4 प्लस x/5 इक्वल टू 47/60, ठीक है। 47/60। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 20x प्लस 15x, ठीक है। 20x प्लस 15x प्लस 12x बटा 60 इक्वल टू 47/60, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 47x बटा 60 इक्वल टू 47/60, x इक्वल टू 47/47 इक्वल टू 1, यानी कि कुल दूरी, तो यहाँ पर कुल दूरी इक्वल टू 3 गुना 1 इक्वल टू 3, ठीक है। यानी कि कुल दूरी जो है वो 3 किलोमीटर है। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11/1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7 1/2 मिनट लेता है।
स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या होगी? तो व्यक्ति की चाल धारा के विरोध, तो चाल धारा के विरोध तो 3 गुना 4 गुना 60 बटा 4 गुना 45 इक्वल टू 60 बटा 15, यानी कि 4 किलोमीटर घंटा। ठीक है, 4 किलो। अब व्यक्ति की चाल धारा की दिशा में, ठीक है, व्यक्ति की लिखेंगे, व्यक्ति की चाल धारा की दिशा में तो 3 बटा 4 गुना 2 बटा 15 गुना 60, ठीक है, इक्वल टू 60 बटा 10 यानी कि 6, ठीक है, 6 किलोमीटर घंटा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर लिखेंगे स्थिर जल में व्यक्ति की गति। तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति तो 1/2 ब्रैकेट 4 प्लस 6 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5, यानी कि 5 किलोमीटर घंटा। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरी नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो यहाँ पर टंकी जो है वो कितने समय में भरेगी? तो यहाँ पर टोटल टंकी जो है मैं आपको बता दूं कि 10 घंटा में तीनों नल द्वारा टंकी का जो है भरा गया, 10 घंटे में तीनों नल द्वारा टंकी का भरा गया भाग। तो टंकी का भरा गया भाग तो 10 ब्रैकेट में 1/15 प्लस 1/20 माइनस 1/25, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। अब इक्वल टू 10 ब्रैकेट 20 प्लस 15 माइनस 12 बटा 300, ठीक है, बटा 300 इक्वल टू 10 गुना 23 बटा 300 इक्वल टू 23 बटा 30, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब शेष भाग लिखेंगे कि शेष भाग इक्वल टू 1 माइनस 23/30 इक्वल टू 7/30, ठीक है। अब a प्लस बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, ठीक है, a प्लस बी द्वारा लिखेंगे a प्लस बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, तो 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू 7/60, ठीक है। अब लिखेंगे, यहाँ तक आप लोग समझ जाइएगा, स्पेस कम होने की वजह से मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर लिखिएगा 7/60 भाग भरा जाता है 1 घंटे में। क्या? 7/60 भाग भरा जाता है 1 घंटे में और 7/30 भाग भरा जाएगा, 7/30 भाग भरा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना, मैं जो बोल रही हूँ उसे भी आप लोग नोट कीजिएगा, स्पेस कम होने की वजह से मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगी। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, 7/60 भाग भरा जाता है 1 घंटे में और 7/30 भाग भरा जाएगा, तो 1 गुना 60/7, ठीक है, गुना 7/30 इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू 2 घंटे में। तो कुल समय हमारा क्या होगा? तो लिखेंगे कि कुल समय इक्वल टू 10 + 2 इक्वल टू 12 घंटे। एक सीढ़ी की पहली 1000 प्रति बनाने का व्यय 100 रुपये प्रति सीढ़ी है। इसके बाद कि हर प्रति बनाने का खर्च y रुपये है। यदि z संख्या 1000 से अधिक है तो सीढ़ी की z प्रतियां बनाने में व्यय क्या होगा? तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा 1000 x - y + yz, ठीक है। अब ये कैसे होगा? तो जेड प्रतियां बनाने का व्यय लिखेंगे, जेड प्रतियां बनवाने में व्यय इक्वल टू 1000x, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में जेड माइनस 1000 गुना y रुपये। अब यहाँ पर इक्वल टू 1000x प्लस जेड वाई माइनस 1000y, यानी कि 1000
एक्स वाई प्लस वाई जेड। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दुकान पर बिक्री का जो प्रभाव पड़ा वो 4% कम ही पड़ा। ठीक है, जैसे साइकिल के मूल्य पर का पड़ा प्रभाव, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -20 प्लस 20 माइनस 20 गुना 20/100। ठीक है, तो यहाँ पर -4%, इसको गुना करके डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें टोटल कितनी है? तो यहाँ पर हम लोग जैसे इस त्रिभुज यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें अब हमें संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका जो है एक एक नाम दे देंगे, जैसे ए बी जे, आप लोग इसको काउंट कीजिएगा, फिर ई आई सी डी ई, इसको मैं और अच्छे से लिख दूं, ए बी ई और सी, यहाँ का ये 4 जो है वो हो गया कौन? त्रिभुज का। अब फिर यहाँ से आ जाइए जे आई एच, ठीक है, फिर यहाँ पर एक जो यहाँ पर ये लाइन जो आ रहा है, तो ये हो जाएगा डी एफ फिर जी, ठीक है, जी। अब अंदर में एक एल और एक यहाँ पर के। अब टोटल हम इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितनी है? कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है वो है, मैं इसको मिटा दे रही हूँ, आप लोग यहाँ देखकर काउंट कर लेंगे। तो टोटल जो है दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि ये जो सवाल जो है, इस तरह के सवाल जो हैं वो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है। जैसे जेड एक्स, ठीक है, जेड एक्स वाई जेड होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड होता है, तो जेड के 2 अंक पहले एक्स आता है, ठीक है। उसी तरह से वी डब्ल्यू एक्स होता है 2 अंक, तो ये अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, यानी कौन से अल्फ़ाबेट में पहले आते हैं और बाद में आते हैं, इसी तरह से यहाँ पर बैठाए जाते हैं। तो यहाँ पर पी बी क्यू, ठीक है, यहाँ पर जो बैठेंगे वो पी बी क्यू होंगे, ठीक है। वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। सिन्यूस, स्लोमेनिटी, सिंगुलर, सॉल्वल, सॉर्टिंग, ठीक है। तो इसे हमें दर्शाना है सही अंक में। तो हम लोग इसको दर्शा सकते हैं, पहले सिंगुलर, उसके बाद सिन्यूस, उसके बाद स्लोमिनिटी, उसके बाद सॉल्वल और उसके बाद सॉर्टिंग, यानी 3 1 2 3 1 2 4 5, इस तरह से। आर्य की माँ के पति मीना की माँ के भाई हैं। मीना और कविता का भाई वंश है। वरुण आर्य के पिता हैं। वरुण का वंश से क्या संबंध है? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जो है मैं आपको समझा दूं कि वरुण वंश का क्या है? मामा है। जैसे कि आर्य जो है वरुण की पति पत्नी, ठीक है, और फिर मीना और वरुण जो यहाँ पर मीना और कविता का भाई वंश है, ठीक है। वरुण आर्य के पिता हैं, तो वरुण का वंश के साथ क्या है? मामा का संबंध है। दिए गए विकल्पों में से वह अक्षर चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे YSNJ, ठीक है, तो यहाँ पर YSNJ यानी कि एस जो है वाई से 6 अंक के बाद आता है, लेकिन यहाँ पर पहले वाई है, यानी कि वाई क्या है? 6 अंक पहले है एस से। उसके बाद एस से एन, तो NMOPQS, ठीक है, 5 एन के 5 अंक के बाद एस आता है, लेकिन पहले यहाँ पर एस है, उसके बाद एन है। तो इसी तरह से जे के एक एक अंक जो है घटते जा रहा है, तो YSNJ और जे के बाद जी, ठीक है। वह विकल्प चुने जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। चमगादड़, कॉलोनी, सेठ। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार चमगादड़ के झुंड में को कॉलोनी कहते हैं, उसी प्रकार शेर के झुंड को क्या है? प्राइड कहते हैं।
शेर के झुंड को क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। नीचे आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम में उस मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा। तो यह कागज के खोलने पर जो है वो इस तरह से दिखेगा। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 संख्या संदर्भ एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताई हूँ, फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर 7 का क्यू माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 294, यानी कि 7 का हम लोग इसको यहाँ पर 7 का क्यू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 का क्यू यानी कि 7 गुना 7 गुना 7 यानी कि 343 माइनस 7 गुना 7 करेंगे तो 49, ठीक है। अब यहाँ पर 343 माइनस 49 करेंगे तो हमारा 294 आ जाएगा। ये हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरा 6 और 180, तो यहाँ पर 6 का क्यू माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 180, ठीक है। यानी कि 6 गुना 6 गुना 6 तो 216 माइनस 6 गुना 6 36, तो यानी कि 180, ठीक है। ये बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से तीसरा को भी सॉल्व करेंगे तो 4 और 52 है, ठीक है। तो 4 का क्यू माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 52 कर देंगे, ठीक है। तो 4 गुना 4 गुना 4 तो 64 माइनस 4 गुना 4 तो 16, ठीक है। तो 64 माइनस 16 हम लोग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 48, ठीक है। तो इसमें असंगत संख्या युग्म का चयन करें तो इसमें असंगत कौन सा है, ये है, क्योंकि इसमें बाकी सब तो एक समान ही था। अब बस एक ये वाला है। तो यहाँ पर 5 का क्यू माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। तो 5 गुना 5 गुना 5 तो 125 माइनस 25 तो इक्वल टू 100। यहाँ पर तीनों जो है संगत है लेकिन एक युग्म जो है असंगत है। वह विकल्प चुने जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 532 और 10 है, ठीक है। तो इसमें संबंधित संख्या को हमें चुनना है। तो जैसे कि अभी मैं आपको बताई हूँ उसी तरह से ये भी बन जाएंगे। तो इसमें जो है वो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो आपको मैं बता दूं। पहले तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दूं। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 गुना 10/2 इक्वल टू 500, ठीक है। 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 गुना 4/2 इक्वल टू 32, ठीक है। उसके बाद 500 प्लस 32 कर देंगे तो 532, ठीक है। अब इसी तरह से इन चारों जो ऑप्शन है ए बी सी डी इनको करेंगे सॉल्व। और उसके बाद जो इसमें हमें एक दूसरे से संबंधित सेट को चुनना है। तो इसमें जो हमारा संबंधित सेट है वो है 4 140 और 6, ठीक है। अब इसको आप लोग एक बार सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस निर्मित घन पर संख्या 1 वाले फलक पे विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 2 विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, ठीक है। और 4 के विपरीत सतह पर 6, ठीक है। 4 के विपरीत सतह पर 6 है, 2 के विपरीत सतह पर 1, 5 के विपरीत सतह पर 3 है, ठीक है। 5 के विपरीत सतह पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर 2। नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। जैसे चू चू करना, टरटराना, रेकना, सरपट दौड़ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सरपट दौड़ना यानी घोड़े का दौड़ना और भागना सभी विकल्पों में देखने सरपट दौड़ना यानी कि घोड़े का दौड़ना भागना और सरपट दौड़ना इनमें से जो है वो सभी से अलग है। जैसे चू चू करना, टरटराना, रेंगना और सरपट दौड़ना ये अलग है। नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत वर्ण समूह का चयन करें। तो मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि ये जो है वो शब्द जो है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है। यानी इसमें जो अल्फ़ाबेट के
तीन जो समूह आएंगे वो एक समान आएंगे, इसमें से एक असंगत आएंगे। ठीक है, तो जो इसमें से असंगत है, इसमें जो संगत है वो WYBY। इसको अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि वो कितने अंक पहले और बाद में आए हैं अल्फ़ाबेट में। किसी विशिष्ट कूट भाषा में ट्रैवल को SUWBMF के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में फ्रोजन को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर जिस प्रकार ट्रैवल यानी कि यहाँ पर ए भी जो है वो एक तरह से अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, जैसे TR है, ठीक है, तो R के बाद S और T के बाद U आता है, यानी एक एक अंक पहले बाद का है। तो इसी तरह से जो है फ्रोजन को जो है SGAPOF में लिखेंगे। यदि दर्पण को दी गई आकृति में AB पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित करें। यदि दर्पण को दी गई प्रश्न आकृति AB पर रखा जाता है तो आकृति का सही दर्पण जो है वो प्रतिबिंब इस पर चयनित होता है। किसी विशिष्ट कूट भाषा में लोड को 27, 24, 16, 13 और क्लीन को 27, 25, 23, 16, 14 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, उसी भाषा में स्ट्राइक को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो सबसे पहले दिए गए अक्षरों का क्या है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया और इसमें सभी अक्षर क्या है, विपरीत अक्षर के स्थान पर है। जैसे एक जोड़कर कोट के रूप में लिखा गया है, तो यहाँ पर सभी क्या है, अलग अलग अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार जो है वो बनाए गए हैं, व्यवस्थित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लोड जो है एडॉल यानी वर्णमाला के अनुसार विपरीत है, ठीक है। तो उसी प्रकार स्ट्राइक को है जो 23, 19, 17, 10, 98, ठीक है, 23, 19, 17, 10, 98 में कूटबद्ध किया जाएगा। दिए गए विकल्पों में से आकृति चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी वो ये वाली आकृति आएगी, ठीक है। वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग लिख 350, 5, 13, 990, 9 इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 5 गुना 5 + 2 गुना 10 यानी कि 25 + 2 गुना 10, तो आ जाएगा हमारा 350, ठीक है। इसको मैं करके दिखा दूँ, 5 गुना 5 यानी कि 25 + 2 गुना 10, ठीक है, यानी कि 27 गुना 10। तो 27 गुना 10 करेंगे, 27 गुना 10 इस तरह से। उसी तरह से फिर 9 गुना 9 + 2 गुना 10 = 990। तो 9 + 2 11 गुना 9 + 2 11 गुना 9 गुना 10, ठीक है, 11 तो 99 गुना 10 = 990, ठीक है। तब यहाँ पर अब हमें क्या करना है, उसी प्रकार से अब 13 है, ठीक है, तो हमें 13 से करना है। तो यहाँ पर 13 गुना 13 + 2 गुना 10, ठीक है, तो 13 यहाँ पर 15 गुना 13 गुना 10, ठीक है। तो 15 गुना 13 गुना 10 यानी कि 1950। अगला है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी 28, 18, 12, 8 है, ठीक है। तो 28 - 10 करेंगे तो 18, 18 - 6 करेंगे तो 12, 12 - 4 करेंगे तो 8 और 8 - 3 करेंगे तो 5। इस तरह से जो है एक एक दो अंक को घटाते ही जाएंगे इसमें से, तो हमारा आ जाएगा। गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुनें जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने के समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो समीकरण संजय 252, 14, 8, 10, 16, 60 इस तरह से, और इसे हमें क्या करना है, सही पर लागू करना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं
यहाँ पर 252 भागा 14, 14 गुना 8 माइनस 100 प्लस 16 इक्वल टू 60। यानी कि इस तरह से हमें भागा गुना माइनस प्लस इक्वल टू में दर्शाएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही शब्द हैं जो दिए गए शब्द युग के शब्दों के मध्य हैं, यानी जाकिर हुसैन और तबला। तो मैं आपको बता दूं पहले कि जिस प्रकार जाकिर हुसैन तबला के वादक थे, उसी प्रकार हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो बांसुरी के वादक थे। ठीक है। 17 व्यक्तियों की औसत आयु 39 वर्ष है। यदि पहले 9 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है और अंतिम 9 व्यक्तियों की औसत आयु 44 वर्ष है, तो 9वें व्यक्ति की आयु कितनी है? तो 9वें व्यक्ति की आयु को हम लोग क्या कर देंगे, 9वें व्यक्ति की आयु इक्वल टू 9 गुना 35 प्लस 9 गुना 44 माइनस 17 गुना 39, यानी कि 315 प्लस 396 माइनस 663, यानी कि 711 माइनस 663 इक्वल टू 48 वर्ष। वह वेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच से के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, यानी सरीसृप, मेढक, जंतु। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो होगा ये। ठीक है। यहाँ पर जंतु, सरीसृप और मेढक। वह विकल्प चुने जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है, यानी 3 6 63। ठीक है। तो 3 6 63 यानी कि 3 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है। तो 3 का क्यूब करेंगे हम लोग तो 27 प्लस 36। ठीक है। 27 प्लस 36 यानी कि 63। इसी तरह से जो है संबंधित सेट को हमें चुनना है, संख्या को। तो यहाँ पर हम सभी को इसी तरह से सॉल्व करेंगे और उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो इसमें संबंधित हो जाएंगे वो है 4 5 89। ठीक है। इस सब को सॉल्व करेंगे जैसे कि मैं आपको सॉल्व करके अभी बताई उसी तरह से। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वो सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष प्रदत्त कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। हमारा कथन है सभी मंत्री राजनेता हैं, सभी पायलट मंत्री हैं, कोई भी अभियंता राजनेता नहीं है। और निष्कर्ष है कुछ मंत्री पायलट हैं, कोई भी अभियंता मंत्री नहीं है, कोई भी अभियंता पायलट नहीं है। और हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें जो सही निष्कर्ष लगता है उसे हमें क्या करना है, चुनना है। ठीक है। तो जो इसमें सही है, इसमें जो सही है वो है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मंत्री, पायलट और राजनेता, अभियंता। ठीक है। इस तरह से ये जो है वो सभी अनुसरण करते हैं। वह विकल्प चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। तो आकृति को घुमाना नहीं है और सन्निहित है, तो ये आकृति जो है वो सही है। यदि 1 अक्टूबर को रविवार था तो 1 नवंबर को कौन सा दिन था? 1 अक्टूबर को रविवार था तो 1 नवंबर को। तो यहाँ पर कुल दिन कितने के हैं? 31 दिन के, और विषम दिन 3 दिन के। तो जो हमारा आप रविवार से 3 दिन कर देंगे तो हमारा क्या है, बुधवार। यदि किसी पंक्ति में राम दाएं से 8वें तथा बाएं से 15वें है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या कर देंगे, 8 प्लस 15 माइनस 1। ठीक है। माइनस 1 यानी 23 माइनस 1 इक्वल टू 22। संबंधित आकृति का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तो जो आकृति में यहाँ पर वो है ये आकृति,
निम्नलिखित अक्षर क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी? एल, एक्स, एफ, एम, टी, जे, एन, पी, एन, ओ, एल, आर, इस तरह से। तो यहाँ पर अक्षर श्रृंखला को क्या करना है इस क्रम में, यानी कि अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार। तो एल, एम, एन, ओ के बाद पी, ठीक है, ठीक है, एल, एम, एन, ओ, उसके बाद यहाँ पर पी, उसके बाद एक्स, टी है इस तरह से। तो एक्स, टी के बाद, टी के 4 अंक के बाद एक्स आता है, फिर पी के 4 अंक के बाद टी आता है, टी के एल के ठीक 4 अंक के बाद पी आता है, इस तरह से एच, ठीक है। ये जो है वो बाद का है, विपरीत है। उसके बाद अब है एफ, जे, एन, आर। एफ के ठीक 4 अंक के बाद जे, जे के ठीक 4 अंक के बाद एन, और एन के 4 अंक के बाद आर। तो आर के 4 अंक के बाद क्या आएगा? भी, यानी पी एच भी। जिस प्रकार न्यायालय शब्द के संबंध न्याय से है, उसी प्रकार स्कूल शब्द का संबंध किससे है? तो स्कूल शब्द का संबंध जो है शिक्षा से है। अगर हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमें क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है, ठीक है। जिस प्रकार ट्रीटमेंट शब्द का संबंध डॉक्टर से है, उसी प्रकार स्पॉट का संबंध किससे है? तो स्पॉट का संबंध जो है, जिस प्रकार डॉक्टर रोग के ग्रस्त रोगी को ट्रीटमेंट करके स्वस्थ बना देता है, उसी प्रकार कोच जो है वो खेल के खिलाड़ी लिप्त खिलाड़ी का स्पॉट सुधार देता है, ठीक है। एक लड़की के फोटो की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, उसकी कोई बहनें या बेटियां नहीं है, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? तो लड़की की माँ रोहित की माँ की इकलौती बेटी है, मतलब लड़की की माँ रोहित की क्या हुई? बहन हुई, और लड़की रोहित से क्या है? भांजी, यानी कि भगिनी। एक कूट भाषा में कंप्यूटर को लिखा जाता है RFUVQNPC। इसी कूट भाषा में मेडिसन को कैसे लिखा जाएगा? तो इसी कूट भाषा में मेडिसन को EOJDJEE में इस तरह से लिखा जाएगा। यदि श्रृंखला 59, 81, 32, 74, 38 के पहले और दूसरे अंक अदल बदल दिए जाए, तो इसी प्रकार तीसरे एवं चौथे अंक और पाँचवें एवं छठे अंक बदल दिए जाए, तो इत्यादि 2 दाएं से 7वां अंक क्या होगा? तो अंक बदलने के बाद श्रृंखला, ठीक है। तो 59, 81, 32, 74, 38 है। यहाँ पर हम लोग इसको बदल के लिख सकते हैं 95, 18, 23, 47, 83, यानी कि दाएं से 7वें अंक पर क्या है? 8 है। अगला प्रश्न है 135 से 138 तक निम्नलिखित सूचना सावधानी पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। NPQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य और भिन्न भिन्न व्यवसाय में लगे हुए, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, अभियंता, नर्स और प्रबंधक। प्रत्येक व्यक्ति सोमवार के शनिवार तक अलग अलग दिन घर पर रहता है। वकील बृहस्पति को घर पर रहता है, आर मंगलवार को घर पर रहता है, पी जो डॉक्टर शनिवार अथवा बुधवार घर पर नहीं रहता, एस न डॉक्टर न शिक्षक हम शुक्रवार को घर पर रहता है, क्यू अभियंता और टी प्रबंधक। शनिवार को कौन घर पर रहता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं कि शनिवार को घर पर क्यू या टी रहता है, ठीक है। अगला है नर्स से अगले दिन घर पर कौन रहता है? तो नर्स घर पर शुक्रवार को रहती है और उसके अगले दिन शनिवार को क्यू या टी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो इसमें जो संयोजन नर्स शुक्रवार, ये संयोजन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो इसमें जो संयोजन सही नहीं है इनमें से कोई नहीं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की गुड्डू का स्थान पर ऊपर से 16वें तथा नीचे से 29वां स्थान तथा 6 छात्रों के प्रतियोगिताओं में भाग लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कितने छात्र थे? तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या तो 16 + 29 - 1 = 44, ठीक है। अब कुल छात्रों की संख्या तो 44 + 6 + 5 = 55। अगला प्रश्न है एक कूट भाषा में ए को लिखते हैं, बी को लिखा जाता है, सी को लिखा जाता है, डी इत्यादि। इसी कूट भाषा में स्मार्ट कैसे लिखा जाएगा? यहाँ प्रत्येक अक्षर का कूट अलग अलग अक्षर रहता है। स्मार्ट का होगा TNBSU। अक्षरों के क्रम में बदले बिना तथा अक्षरों को केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द इनएक्टिव से कितने अलग अलग शब्द बनाए
बनाए जा सकते हैं। तो जो बनने वाले शब्द हैं इन तथा एक्टिव, ठीक है। तो इसमें जो टोटल शब्द बनाए जाएंगे वो है दो, इन एंड एक्टिव। विजय ने बिंदु 20 पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचा। पी एवं क्यू के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी और पी क्यू से किस दिशा क्या है? तो यहाँ पर विजय के चलने का मार्ग जो है वो इस तरह से है। तो ये जो अभी पी से क्यू की दिशा क्या है, तो पी से क्यू की दिशा जो है वो 50 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर है। 143 से 144 दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी 56, 58, 34, ठीक है। तो हमें लुप्त संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 46, 58 और 34। तो यहाँ पर 34 प्लस 12 करेंगे तो 46 और 46 प्लस 12 करेंगे तो 58। तो उसी तरह से 34 से पहले 12 प्लस तो इसमें 22, यानी 22 प्लस 12 कर देंगे तो 34। 1 4 2 4 2 5 2 2 3 49 64 169 इस तरह से है। तो जिस प्रकार 1 + 4 + 2 यानी 1 + 4 + 2 यानी कि 7। तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। 4 + 2 + 2 यानी कि 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह +5 + 3, ठीक है, 5 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 13 + 5 + 3 कर देंगे 169। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है। महिला की चित्र वाली महिला कौन है? तो यहाँ पर पहले तो प्रश्न में एक चीज सीधा है कि पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का अर्थात स्वयं दादी जी की बहू यानी स्वयं की माँ, और महिला की चित्र वाली महिला से क्या संबंध है, माँ से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो बेमेल है? तो जो बेमेल शब्द है वो है BDYZ। क्वेश्चन नंबर 147 से 149 तक नीचे दिए गए अक्षर अंक श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी ABEF, ठीक है, ABEF C D GHEF IJ, यानी कि CGIJ। BABBABBAB, ठीक इस तरह से है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, BA, ठीक है, BAAB फिर A, ठीक है, A फिर B, ठीक है, फिर A, यानी कि AABA, ठीक है। 2 7 9 3 8 11 4 9 13, ठीक है। तो यहाँ पर 2 7 9 3 8 11 4 9 13, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा 5। अगला है अच्छ अनिल से छोटा। अनिल राम से बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना सुमित है। 5 मित्रों में से राजन की आयु क्रम में तीसरा स्थान। तो सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पर सबसे छोटा जो है, यहाँ पर सबसे छोटा जो है तो आंकड़े में आप पर्याप्त है, यानी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में मुझसे किसी शब्द के सही उच्चारण करने में या मैं किसी प्रश्न को सही से नहीं समझा पाई तो उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो को बनाऊँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोग और
अच्छे से समझ सके। तो अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और हाँ, आप मेरे चैनल को मगध प्रकाशन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।